नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो URSC डीसी मशीन का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम लिंक पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ये PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस नियम के अनुसार एक DC मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है? अकॉर्डिंग टू विच लॉ द बैक EMF इन अ DC मोटर अपोज द अप्लाइड वोल्टेज? A लेंस लॉ, B लॉरेंस लॉ, C फैराडेस लॉ एंड D एम्पियर्स लॉ। दोस्तों जब DC मोटर का आर्मेचर रोटेट करता है तो जो आर्मेचर वाइंडिंग करंट को कैरी कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करती है, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है। और इस EMF को दोस्तों क्या बोला जाता है? बैक EMF बोला जाता है। और इस बैक EMF का एक और नाम होता है, वो क्या है? काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो EMF इंड्यूस हुआ है वो किस नियम के तहत हुआ है? वो हुआ है दोस्तों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इसमें एक और नियम लगता है, वो है लेंस लॉ का नियम। अब ये लेंस लॉ का नियम क्या बताता है कि जो ये बैक EMF आर्मेचर में डेवलप हुआ है वो अप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जिस वोल्टेज ने बैक EMF को उत्पन्न करा वही बैक EMF किसको अपोज करेगा? वोल्टेज को अपोज करेगा। तो इसी नियम को बोला जाता है दोस्तों लेंस नियम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस लॉ। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक DC जानित्र का खुला परिपथ उसके डैश अभिलक्षण कहलाता है? The open circuit characteristics of a DC generator is also called is dash characteristics. A internal, B magnetic, C external and D none of the above. दोस्तों एक DC जनरेटर में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होती है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी होती है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरी होती है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों DC जनरेटर के ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। दोस्तों DC जनरेटर का ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिलेशन बताता है? ये रिलेशन बताता है दोस्तों नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट का। ये फील्ड करंट हो जाएगा और ये नो लोड हो जाएगा। और दोस्तों ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ये दर्शाता है कि एक जनरेटर कैसे अपना इंटरनल वोल्टेज बिल्डअप करता है जब फील्ड करंट इंक्रीज होता है। और दूसरा है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करती है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ जनरेटर, क्योंकि फील्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जितना ज्यादा फील्ड करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस EMF डेवलप होगा। इसलिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉस इन अ DC जनरेटर? DC जानित्र में निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? ए तांबा हानि, बी यांत्रिक हानि, सी लोह हानि एंड डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों DC मशीन में मुख्यतः तीन तरह की हानि होती है। एक होती है कॉपर लॉसेस, दूसरी होती है आयरन लॉसेस एंड तीसरी होती है मैकेनिकल लॉसेस। कॉपर लॉस को हम I2R लॉसेस भी बोलते हैं, और ये लॉसेस DC मशीन की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से हो सकते हैं। और ये वाइंडिंग आपकी फील्ड वाइंडिंग भी हो सकती है और ये वाइंडिंग आपकी आर्मेचर वाइंडिंग भी हो सकती है। जब करंट वाइंडिंग से फ्लो करता है तो उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा या जितना ज्यादा वायर्स में टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा कॉपर लॉसेस इंक्रीज होंगे। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये रेजिस्टेंस पावर को डेसिपेट करता है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। अब DC मशीन में कॉपर लॉसेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आर्मेचर कॉपर लॉसेस जो आर्मेचर वाइंडिंग में होते हैं, और दूसरे होते हैं फील्ड कॉपर लॉसेस जो DC मशीन की फील्ड वाइंडिंग में होते हैं। नेक्स्ट लॉस है आयरन लॉसेस, जिसे हम कोर लॉसेस भी बोलते हैं, और ये लॉसेस दोस्तों आर्मेचर की आयरन कोर के अंदर पाए जाते हैं। और ये लॉसेस भी दो तरह के होते हैं मेन, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरा होता है एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस कब होते हैं? हिस्टैरिसीस लॉसेस आयरन कोर के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण होते हैं। और एडी करंट लॉसेस किस वजह से होते हैं? जब आर्मेचर वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, उससे ही बोला जाता है एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट लॉस है मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस किस वजह से होते हैं? ये DC मशीन में फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। और ये फ्रिक्शन किस टाइप के हो सकते हैं? ये फ्रिक्शन या तो बेयरिंग फ्रिक्शन हो सकता है या ब्रश फ्रिक्शन हो सकता है। बेयरिंग फ्रिक्शन कहाँ पाया जाता है? ये रोटेटिंग शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे बोला जाता है बेयरिंग फ्रिक्शन, और कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसे ब्रश फ्रिक्शन बोला जाता है। मैकेनिकल लॉसेस स्पीड इंक्रीज के साथ इंक्रीज होते रहते हैं, और आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसे बोला जाता है स्ट्रे लॉसेस। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैलकुलेट द EMF
generated by a 10 pole wave wound generator having 100 slots and with 10 conductor per slot when driven at 1200 rpm, the flux per pole is 0.01 वेबर। 100 खांचे वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित जानित्र को जब 1200 rpm पे परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन क्या होगा? प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 वेबर है। दोस्तों हम स्टार्टिंग से ही डीसी मशीन के ईएमएफ के फॉर्मूले को कई बार रीड आउट कर चुके हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अब तक तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। वो होता है P5ZN अपॉन में 60A। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। स्पीड आपको 1200 rpm दे रखी है। फ्लक्स आपको 0.01 वेबर दे रखा है। हमें स्लॉट्स दे रखे हैं कितने? टोटल 100 स्लॉट्स दे रखे हैं। और कंडक्टर्स कितने दे रखे हैं? 10 कंडक्टर पर स्लॉट। तो टोटल कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे? 100 × 10 विच इज इक्वल्स टू 1000 कंडक्टर्स। अब पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वेव वाइंडिंग दिया हुआ है और वेव वाइंडिंग के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 रहते हैं। इस चीज को भी आपको याद में रखना है। कुछ नहीं करना है, ईएमएफ बहुत इजी निकल जाएगा। 10 × 1200 rpm मल्टीप्लाई में 0.01 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कंडक्टर विच इज 1000 अपॉन में 60 × ए कितना है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वो हो जाएंगे 2। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे काट देंगे हम इसको 6 × 12 200 टाइम और 2 से इसको काट देंगे 100 टाइम। तो कितना बचेगा दोस्तों? ये 100 × 10 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 0.01। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 1000 वोल्ट, यानी कि ईएमएफ कितना निकल के आया? 1000 वोल्ट निकल के आया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है मोटर यूज्ड इन लोकोमोटिव्स। चलित्र में प्रयुक्त मोटर डैश है। ए डीसी शंट मोटर, बी डीसी सीरीज मोटर, बी डीसी सीरीज मोटर, सी सिंक्रोनस मोटर एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम कौन सी मोटर का अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम उस मोटर को अप्लाई करते हैं जिसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि हमें इनिशियली लोड को कैरी करना होता है और अगर लोड को हमें कैरी करना है तो हमें अच्छे खासे स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है। तो वो हमें अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ पे मिलता है? वो हमें अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क डीसी सीरीज मोटर में मिलता है या फिर वो इंडक्शन मोटर में मिलता है। अभी क्वेश्चन में हमसे डीसी के बारे में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर। और डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो पुअर होता है। इसका मतलब ये है कि डीसी सीरीज मोटर हाई टॉर्क को लो स्पीड पे डेवलप करती है और लो टॉर्क को हाई स्पीड पे डेवलप करती है, और यही एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्रैक्शन सिस्टम की। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या आता है कि जो सीरीज मोटर होती है दोस्तों, उसमें आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड रहती हैं, तो करंट दोनों में सेम मात्रा में फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। और डीसी सीरीज मोटर कहाँ यूज होती है? वो क्रेन्स में भी यूज होती है, वो हॉइस्ट में भी यूज होती है, और कोई भी ऐसी सिस्टम जहाँ पे हमें हैवी लोडिंग करनी पड़ती है। डीसी शंट मोटर को ज्यादातर कहाँ यूज करा जाता है? इसको मैकेनिकल लेथ मशीन में यूज करा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करा जाता है, ब्लोअर में यूज करा जाता है, कन्वेयर में यूज करा जाता है, वेविंग मशीन में यूज करा जाता है, स्पिनिंग मशीन में यूज करा जाता है। और डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो रिलेटिवली कॉन्स्टेंट होती है। जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट वर्क की जरूरत होती है वहाँ पे हम डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम प्रेस में यूज करते हैं, हम एलिवेटर में यूज करते हैं, हम इसका इस्तेमाल रोलिंग मिल्स में भी करते हैं। स्टेपर मोटर का इस्तेमाल हम 3D प्रिंटिंग में करते हैं, हम स्मॉल रोबोटिक मशीन में करते हैं, हम CNC मिलिंग मशीन में यूज करते हैं, और इसका इस्तेमाल क्लॉक्स में भी करा जाता है। डिफरेंशियल मोटर का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बैटरी बूस्टिंग के लिए और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए किया जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीसी सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 46 है इन अ डीसी मशीन स्पीड इज। डीसी मशीन में गति डैश होती है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ। दोस्तों ये क्वेश्चन एक तरीके से बार बार रिपीट ही हो रहा है। तो जो ईएमएफ इक्वेशन होती है डीसी मोटर की या डीसी मशीन की वो क्या होती है? P5ZN अपॉन में 60। तो अगर हम अब स्पीड को यहाँ से निकालें तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ईएमएफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ पोल के और फ्लक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, अगर फ्लक्स कम होगा तभी भी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो ये 2 पॉइंट आप हमेशा याद में रखना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 47 है द शाफ्ट टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर इज लेस देन इट्स आर्मेचर टॉर्क बिकॉज ऑफ डैश लॉसेस। डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क डैश हानियों के कारण उसके आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। ए आयरन, बी रोटेशनल, सी मैकेनिकल एंड डी कॉपर। दोस्तों डीसी मशीन का जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो आर्मेचर टॉर्क से क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें होते हैं रोटेशनल लॉसेस। और दोस्तों ये रोटेशनल लॉसेस मोटर में कई अलग तरीके के कारण की वजह से हो सकते हैं और ये लॉसेस एनर्जी को डेसिपेट करते हैं, यानी कि इन लॉसेस की वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। अब आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क में क्या डिफरेंस है? आर्मेचर टॉर्क क्या होता है सबसे पहले उसे देख लेते हैं। आर्मेचर टॉर्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है जो मोटर की आर्मेचर में जनरेट होता है। और ये आर्मेचर टॉर्क कब जनरेट होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर करंट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो आर्मेचर टॉर्क जनरेट होता है। और शाफ्ट टॉर्क क्या होता है? शाफ्ट टॉर्क वो एक्चुअल टॉर्क होता है दोस्तों जो हमें आउटपुट में मिलता है। जिस टॉर्क से हम किसी लोड को ड्राइव करते हैं या लोड को मूव करते हैं उसी को शाफ्ट टॉर्क बोला जाता है। और दोस्तों शाफ्ट टॉर्क के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं जैसे कि फ्रिक्शन लॉसेस हो गया, विंडेज लॉसेस हो गया और एडी करंट लॉसेस हो गया, तो जिसकी वजह से शाफ्ट टॉर्क की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो शाफ्ट टॉर्क हमेशा आर्मेचर टॉर्क से कम रहता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी करा था कि फ्रिक्शन लॉस किसकी वजह से होते हैं? ये ब्रशेस, बेयरिंग और अदर मूविंग पार्ट, जो भी मोटर के अंदर मूविंग पार्ट्स हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। और विंडेज लॉसेस कौन से लॉस होते हैं? तो जब मोटर रोटेट करती है और हमें पता भी है कि मोटर के अंदर एयर गैप्स भी होते हैं तो वो एयर गैप कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब मतलब वो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। एडी करंट लॉसेस की वजह से मोटर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एडी करंट लॉसेस किसमें होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग्स में होते हैं और ये सर्कुलेटिंग करंट की वजह से एडी करंट लॉसेस इंक्रीज होते हैं। तो इन रोटेशनल लॉसेस की वजह से जो टोटल अमाउंट ऑफ टॉर्क हमें चाहिए वो टॉर्क हमें थोड़ा कम मिलता है क्योंकि उन लॉसेस की वजह से एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसी वजह से जो आर्मेचर टॉर्क होता है एक तरीके से वो आर्मेचर टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं? रॉ टॉर्क, यानी कि ये टॉर्क अभी किसी भी यूजफुल वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं करा गया है। और शाफ्ट टॉर्क क्या है? ये आपका यूजफुल टॉर्क है। जो एक्चुअल में हम यूज करते हैं टॉर्क को वो शाफ्ट टॉर्क होता है। और शाफ्ट टॉर्क हमेशा आर्मेचर टॉर्क से कम रहता है क्योंकि कुछ टॉर्क हमारा वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं वो स्पीड के साथ इंक्रीज करते हैं, सेम एडी करंट लॉसेस भी स्पीड के साथ इंक्रीज करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटेशनल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हेन अ मोटर इज स्विच्ड ऑन द काउंटर ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल इज। जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनलों पर विकसित काउंटर ईएमएफ डैश होता है। ए 0, बी हाफ, सी ट्वाइस एंड डी 1। तो दोस्तों जब हम डीसी मोटर को ऑन करते हैं तो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है जिसकी वजह से आर्मेचर क्या करता है? बेसिकली पोल फ्लक्स को कट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर हमें ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा आर्मेचर है और इसमें अगर वोल्टेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आर्मेचर करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है तो जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो बैक ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करेगा अप्लाई वोल्टेज को। और इस नियम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये नियम कौन सा नियम कहलाता है? ये लेंज लॉ का नियम कहलाता है जिसको हम पहले कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? ये मोटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज्यादा बैक ईएमएफ होगा उतनी ही ज्यादा मोटर की स्पीड होगी। अगर मोटर की स्पीड हाई है तो इसका मतलब बैक ईएमएफ भी ज्यादा होगा और आर्मेचर करंट कम होगा। अगर स्पीड कम है उस केस में बैक ईएमएफ कम होगा और आर्मेचर करंट ज्यादा होगा जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप भी ज्यादा होगा। तो बैक ईएमएफ एक तरीके से गवर्नर का काम करता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली में कई क्वेश्चन पहले कि बैक ईएमएफ किसकी तरह काम करता है, तो बैक ईएमएफ गवर्नर की तरह काम करता है। तो ये मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है, तो मोटर उतना ही करंट खींचती है जितने उस करंट की इसको रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो इनिशियल फेज में बैक ईएमएफ 0 होता है क्योंकि उस केस में कॉइल रोटेट नहीं कर रही होती है। तो जब कॉइल रोटेट ही नहीं करेगी तो कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो फुल सप्लाई वोल्टेज होती है वो कॉइल पे अप्लाई होती है और उस समय मोटर मैक्सिमम करंट को ड्रॉ करता है। और जब धीरे धीरे जब मोटर स्पीड पकड़ता है तो बैक ईएमएफ इंक्रीज होता है और बैक ईएमएफ किसको अपोज करता है? बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। तो जिसकी वजह से वोल्टेज के साथ साथ आपका करंट भी कम हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी हैवी अप्लायंसेस को ऑन करते हैं जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई और घर में अगर स्टेबलाइजर नहीं है तो क्या होता है? जैसे हम ऑन करते हैं तो एक हल्का सा वोल्टेज में डिप आता है। यहाँ आप अगर बल्ब देखेंगे तो बल्ब का थोड़ा ग्लो कम हो जाता है। वो किसकी वजह से हो जाता है? क्योंकि इनिशियल फेज में आपका बैक
ईएमएफ तो जीरो है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, मैक्सिमम करंट को ड्रॉ कर रहा है और उसकी वजह से क्या होता है, हल्का सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। अगर दोस्तों डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जीरो हो जाए तो अचानक से इससे क्या हो सकता है, एक वोल्टेज सर्ज हो सकता है और इससे क्या होगा, जब वोल्टेज सर्ज होगा तो क्या हो सकता है, मोटर की वाइंडिंग भी खराब हो सकती है या फूक सकती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन अ मोटर रन एट रेटेड आर्मेचर वोल्टेज एंड रेटेड फील्ड करंट इट इज डिफाइंड एज। जब कोई मोटर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर चलती है तो इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, ए स्पीड रेंज, बी स्पीड रेगुलेशन, सी फ्लक्स स्पीड एंड डी बेस स्पीड ऑफ मोटर। दोस्तों जब मोटर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पर चलता है तो उसे बोला जाता है बेस स्पीड ऑफ मोटर। और बेस स्पीड ऑफ मोटर वो स्पीड होती है दोस्तों जिस स्पीड पे मोटर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली रन करता है, तो इसका मतलब बेस स्पीड पे लॉसेस सबसे ज्यादा मिनिमम रहेंगे। बेस स्पीड आपकी रेटेड स्पीड होती है जो कि एक मोटर की नेम प्लेट पे भी लिखी होती है। अब हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन बताता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। स्पीड रेगुलेशन बेसिकली आपका चेंज इन स्पीड अपॉन में रेटेड स्पीड का रेशियो है। दोस्तों डीसी मशीन में स्पीड रेंज रेशियो होता है मैक्सिमम स्पीड अपॉन में मिनिमम स्पीड। कांस्टेंट पावर ड्राइव, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कवर अप करके चल रहे हैं। एक है कांस्टेंट पावर ड्राइव और दूसरी है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। कांस्टेंट पावर ड्राइव क्या होती है, जब मोटर की शाफ्ट जो पावर आउटपुट दे रही है वो कांस्टेंट रहती है ओवर अ गिवन स्पीड रेंज, तो उसे बोला जाता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो कांस्टेंट पावर ड्राइव के केस में क्या होता है, हमें हाई टॉर्क मिलता है लोअर स्पीड पे और लो टॉर्क मिलता है हाई स्पीड पे, सेम एज डीसी सीरीज मोटर। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में क्या होता है, इसमें हमारा टॉर्क कांस्टेंट रहता है ओवर अ गिवन स्पीड रेंज, तो इसमें शाफ्ट की पावर चेंज होती है जब स्पीड चेंज होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेस स्पीड ऑफ द मोटर। क्वेश्चन नंबर 50 है, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी मशीन आर नोन एज। डीसी मशीन के टॉर्क और आर्मेचर करंट विशेषताओं को क्या कहा जाता है, ए मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, डी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों डीसी मशीन को हम कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से जज कर सकते हैं, जैसे कि एक होती है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम अलग अलग विशेषताओं से किसी डीसी मोटर की विशेषताओं को नाप सकते हैं। अब जैसे इसका नाम बता रहा है टॉर्क और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कर्व किसका रिलेशन बताता है, तो ये टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन बताता है। सेम स्पीड और आर्मेचर करंट में किसका रिलेशन होगा, स्पीड और आर्मेचर में स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद कर लो, रट लो, कभी मत भूलना। पहला कि टॉर्क जो होता है डीसी मशीन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा। और दूसरा फॉर्मूला है आर्मेचर करंट का, आर्मेचर करंट को हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस EB अपॉन RA। और तीसरा है स्पीड का, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो इसका मतलब अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेता चलूँ, टॉर्क और आर्मेचर करंट को हम क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। स्पीड और आर्मेचर करंट को हम क्या बोलते हैं, हम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और स्पीड और टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो अभी हमसे क्या पूछा गया था, टॉर्क और आर्मेचर करंट, तो टॉर्क और आर्मेचर करंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।